collapse. The Silicon Valley Bank failure also took control of Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सही हैं दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं, आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। खैर दोस्तों, अमेरिका का जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, वो कोलैप्स कर गया। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा बैंक, जो अमेरिका का 16वां नंबर का बैंक था और फोर्ब्स ने उसको 20वीं नंबर की सूची पे रखा था। 20 नंबर की सूची पे फोर्ब्स थे, उसने रखा था और फेडरल बैंक ने उसे 16वां नंबर दिया था और वो बैंक डूब गया। कैसे डूब गया, क्यों डूब गया, मैं आज इस पे बात करने वाला हूँ। इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। बैंकिंग सेक्टर पैसा कैसे कमाता है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। खैर चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका का कोई बैंक डूबा है। ये पहली बार नहीं है। 2001 से लेकर अभी तक में कुल मिला के 4 से 5 बैंक ऐसे डूब चुके हैं। खैर मैं उसकी लिस्ट भी आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन सा बैंक कब डूबा है और कितना का एसेट्स लेके डूबा है। सबसे पहले डूबा है लेमन ब्रदर्स बैंक, जो 2008 में डूबा है, जिसके कारण पूरे दुनिया में रिसेशन आई थी, इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गई थी, फाइनेंशियली रिसेशन आई थी। उसके बाद वाशिंगटन म्यूचुअल्स 188.0 बिलियन डॉलर्स का जो है पैसा लेके डूब गया। फिर सिलिकॉन वैली बैंक जो 175.0 बिलियन। उसके बाद सिग्नेचर बैंक जो है सिलिकॉन वैली के जस्ट बाद में आ गया है। उसके बाद एक कॉलोनियल बैंक भी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपडेटेड न्यूज़ है कि कॉलोनियल बैंक भी अब वहाँ का डूब चुका है। खैर मैं यह बात करने वाला हूं कि दोस्तों ये सिलिकॉन वैली बैंक आखिर डूब कैसे गया, यह सिलिकॉन वैली बैंक है कहाँ पे, क्या है सिचुएशन इसका, मैं सब पे बात करने वाला हूं। दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक है जो अमेरिका का एक शहर है, कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है, उसमें है। और वो जैसे कि एक टेक इंडस्ट्री है वहाँ पे। सिलिकॉन वैली इज जस्ट लाइक अ टेक इंडस्ट्री, जैसे कि अपने यहाँ बेंगलोर है वैसा ये टेक इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये बैंक सिचुएटेड है। और ये बैंक बेसिकली जाना जाता है स्टार्टअप्स को ही पैसा फंडिंग करने के लिए। जो इसका मेन मोटिव है, बैंक का जो मेन मोटिव है वो स्टार्टअप्स को पैसा फंडिंग करता है, उसी से ये बैंक अपना कमाई करता है और इसी से ये बैंक चलता है। खैर यहाँ पे क्या है कि जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे एप्पल हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, सारी कंपनियों का जो है यहीं पे जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे ही सारा जो है इसमें है लगा हुआ है। वहाँ पे सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर्स है और ये बैंक क्या है कि उनको पैसा देती है, इन्वेस्टमेंट करती है बैंक उसमें, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें बैंक में इन्वेस्टमेंट करती है और बैंक जो है उनको फंडिंग करती है। दिस बैंक दिस वैली इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टअप कल्चर। ये वैली जो है स्टार्टअप कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये बैंक का जो मेन मोटिव तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है कि वो स्टार्टअप्स को पैसा देती है। आखिर अच्छा हुआ क्या, ये बैंक आखिर डूबा कैसे, इसका रीज़न क्या था डूबने के पीछे? दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो ये बैंक है ये स्टार्टअप्स कंपनियों को पैसा देती है। अब हुआ क्या कि इसने जो कोविड के बाद में, जो कोरोना के टाइम में आपको पता है लॉकडाउन में पूरा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम एक तरीके से नर्क, एक तरह से गर्त में मिल गया। समझ सकते हो ना, पूरा दुनिया का बैंकिंग सेक्टर, यहाँ से यूरोप से लेके अमेरिका से लेके एशियन कंट्री की सारी बैंकिंग सेक्टर का बुरा हाल हो गया था। बट हुआ इसमें जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ दोस्तों कि जो इसका पैसा था, जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो पैसा था ये स्टार्टअप्स कंपनियों को देता था, लेता था, ठीक है। तब तक तो बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि ये 2023 में भी इसका जो रिपोर्ट आया है, 2023 मार्च में जो है 13.8% का रिटर्न दिया है इसने, इस बैंक ने 13.8% का रिटर्न दिया है। समझ सकते हो ना। तो उस अब आ रहे हैं, हम उस बात पे आ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, ये बैंक कोलैप्स कैसे कर गया दोस्तों। बैंक कोलैप्स करने का सबसे बड़ा रीज़न हुआ ये कि इसने क्या किया, आफ्टर कोविड क्या हुआ, इसका 0.25% से 4.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। किसने? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, किसने? फेडरल बैंक ने। अब ये आप बोलोगे फेडरल बैंक क्या है दोस्तों? जैसे आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि जितनी भी बैंक है इंडिया में, उस सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है वो सब पे फिक्स होता है कि आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर नहीं जाना है। जस्ट लाइक अमेरिका में भी ऐसा है, फेडरल बैंक है, जो फेडरल बैंक गाइडलाइंस देगा वही गाइडलाइंस को फॉलो हर बैंक करता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अचानक जो है 0.25% से 4.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। समझ सकते हो ना, इतना ज़्यादा। अब इसने क्या किया, इस बैंक ने क्या किया, इसके पास जो भी पैसा बचा हुआ था इसने गवर्नमेंट का एसेट्स खरीद लिया। गवर्नमेंट का एसेट्स क्या होता है कि हर बैंक गवर्नमेंट का एसेट्स खरीदना चाहता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, गवर्नमेंट का एसेट्स खरीदना चाहता है। उसमें फ़ायदा गवर्नमेंट बैंक को ये होता है कि उसे पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं,
मतलब जितना रुपया दे रहा है ना बैंक, अगर गवर्नमेंट का एसेट्स खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है, उसमें बैंक को पता होता है कि हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा, पैसा बन के ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि पैसा नहीं डूबने वाला है। तो हर बैंक यही चाहता है कि यार कुछ अपना गवर्नमेंट का जो एसेट्स है वो बैंक अपने पास रखे। इससे फायदा ये भी होता है ना कि बैंक का जो वैल्यूज़ है ना, लोगों के नज़रों में जो वैल्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है एसबीआई का यही हाल है, लोगों को लगता है कि यार गवर्नमेंट इसमें है तो बैंक तो डूबने वाली है नहीं। खैर यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब क्या हुआ कि इसका 31 दिसंबर 2022 का जो बैलेंस शीट आया है उसमें क्या है, 211 बिलियन डॉलर तो इसके पास पैसा था। 211 बिलियन डॉलर को इसके पास पैसा पड़ा हुआ था बैंक में। इसने क्या किया कि 74 बिलियन डॉलर का इसने क्या किया दोस्तों, लोन दे दिया। समझ रहे हो ना, 74 बिलियन डॉलर। अब बाकी जो पैसा बचा इसने क्या किया कि इसने गवर्नमेंट का जो एसेट्स था वो खरीद लिया। अब सारा पैसा तो इसने अपना खुद का फंसा लिया। अब क्या हुआ कि जो भी स्टार्टअप्स की जो कंपनियां थी, जो भी स्टार्टअप्स कंपनी थी, वो सब आ गई इसके सर पे चढ़ने लगी, बोली कि भैया मुझे पैसा दो। भाई जिसने पैसा तुम्हारे यहाँ लगा रखा है ना तो वो तो पैसा मांगेगा ही ना। या तो लोन भी अगर किसी ने ले रखा है ना, तो सपोज करो कि उसने पैसा कुछ लोन लिया है तो ठीक है, वो एक बार में नहीं मांगेगा, एक बार वो सारा पैसा नहीं निकालेगा। लेकिन बाद में तो अगर सपोज करो कि उसने 50 करोड़ का किसी ने लोन लिया है तो 50 करोड़ में से वो 10 करोड़ रुपया एक बार में निकालेगा, फिर 10 करोड़ रुपये एक बार में निकालेगा, फिर भारी भारी, लेकिन 50 करोड़ तो उसका है ना। ठीक है, बैंक ने लोन दिया है बट वो लोन का इंटरेस्ट तो वो देगा बंदा, तो वो तो पैसा निकालेगा ही निकालेगा। अब क्या हुआ कि जितनी भी स्टार्टअप्स कंपनियां थी वो सारी की सारी इससे आ गई मांगने के लिए कि भाई हमें अब पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अब इसने क्या किया कि ये डिफॉल्टर हो गया, ये बोल दिया कि भाई हम अब सब कंपनियां, इसने आपको मैं तो पता है इसके बैलेंस शीट में कितना पैसा था, बाकी पैसा को इसने लोन दे दिया, बाकी पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके पास पैसा ही नहीं था। सारी कंपनियां आ गई मांगने के लिए कि भाई हमें पैसा दो, पैसा दो, हमारे पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। अब जब एक कंपनी को अगर ये पैसा नहीं देता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन हो जाता है ना दोस्तों, कि दूसरी कंपनियां ना उनको भी लग जाती है यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तभी तो ये पैसा नहीं दे रहा है ना। अगर सही है तो ये पैसा दे देता। बाकी सारी कंपनियां आ गई, इसको समझ में नहीं आया तो ये करे क्या। लास्ट में सिचुएशन ये आया कि फेडरल बैंक को बीच में पड़ना पड़ा, यूएस गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, जो बाइडेन को स्टेटमेंट देना पड़ा कि यस आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट का जो भी इन्वेस्टर है उसका सारा पैसा हम रिटर्न करेंगे। और ये फेडरल बैंक आया, उसने बोला कि ठीक है चलो बैंक को बंद करो। अब इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि देखो हर कंट्री का नियम अलग अलग होता है। इंडिया का क्या नियम है ना कि 5 लाख रुपए तक का सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, सरकार की गारंटी होती है। मतलब कि अगर आप 50 लाख रुपए भी अगर इंडियन किसी बैंक में डाल के रखे हो, ठीक है, अगर वो बैंक कोलैप्स कर गया है तो 50 लाख तो आपको नहीं देगी सरकार, उसकी गारंटी नहीं लेगी। लेकिन हाँ, अगर है बैंक के पास, बैंक का एसेट्स बेच की, जैसे कि अभी फेडरल बैंक क्या बोल रहा है ना कि सिलिकॉन वैली का जो भी एसेट्स है उसको बेचो और इन्वेस्टर को पैसा दो। तो अगर बैंक का एसेट्स है तो क्या करेगी सरकार, बोलेगी ठीक है बेच के तुम पैसा दो। अगर बैंक के पास एसेट्स नहीं है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम तुम्हें इंडिया की आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इंडिया में क्या पॉलिसी है कि मिनिमम 5 लाख रुपए तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, चाहे तो 20 लाख है, 25 लाख है या 5 ही लाख है। अगर 5 लाख है तो 5 लाख तुम्हें मिल जाएगा, अगर 5 लाख से ज़्यादा है फिर भी तुम्हें 5 लाख रुपए ही मिलेगा। ये यहाँ की गाइडलाइंस है। और वहाँ की भी गाइडलाइंस में वही है 2.5 लाख डॉलर का है कि उतना रुपए तुमको मिलने वाला है। जो अमेरिका का भी एक पॉलिसी, सेम पॉलिसी यही है। हाँ, अब दोस्तों बात आती है कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है ना, सो ये मतलब ये तो समझ गए कि क्या हुआ। अब बैंकिंग सेक्टर पैसा कैसे कमाती है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर का पैसा कमाने का जो मेन वो सिचुएशन है, जो मेन इसका है, ये लोन देती है। हमने क्या किया, अपना पैसा जमा किया, सेविंग अकाउंट में जमा किया, करंट अकाउंट में जमा किया, एफडी किया। और बैंक ने क्या किया, वो हमारा पैसा लेके और कस्टमर्स का पैसा जोड़ के उसने क्या किया, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी स्टार्टअप करने वाले को लोन दे दिया। ठीक है, हमने कितने परसेंट पे दिया, फिक्स डिपॉजिट किया, एफडी किया। एफडी में कितना आता है तुम्हारा, 7-8% का एफडी आता है रिटर्न। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में 2% आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, करंट अकाउंट में आता ही नहीं है। अब समझो ना कि अगर तुमसे मतलब 5% पर लिया है या 5 या 7% पर तुमसे लिया है और उससे क्या कर रही है बैंक, 12 से 13% कमा रही है। कभी कभी बैंक जो है सो कंपनियों को उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे देती है। ठीक है, आप इतना पैसा लो। बैंक करप्ट होने का एक और रीजन ये भी है कि बैंक मनमानी करती है, बोलती है कि हाँ आपको हम पैसा दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हमको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हाई कर देती है कि कंपनियां, जो स्टार्टअप नई नई कंपनियां हैं, उतना उनको वापस करने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो ये भी एक सिचुएशन बनता है बैंक करप्ट होने का, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये सिचुएशन बनता है और बैंक ऐसे पैसा कमाती है। खैर, अब इस पर इंडिया का जो है, इंडिया का क्या इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारा क्या होगा,
हम हमारे ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं इस पे आप बात करने वाला हूँ दोस्तों। इन इंडिया क्या है ना कि हम क्या करना है कि हमें अब जो मार्केट लॉस जाएगा 10 लाख करोड़ का हमारा मार्केट लॉस गया है, जो मतलब कि जो बाजार में जो पैसा लगाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनका 10 लाख करोड़ का जो है लॉस गया है इंडिया में, इन्वेस्टर का लॉस हो गया अभी तक में फिलहाल। और आगे क्या होगा उसका भी मतलब ये चीज़ बताना मुश्किल है। खैर उतना सिचुएशन 2008 वाला पैनिक सिचुएशन नहीं आने वाला है, क्योंकि 2008 में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ गया था, क्योंकि जो 2008 में जो ब्रदर्स की जो बैंक थी वो हर एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। लेकिन सिलिकॉन वैली का क्या था ना कि बस ये स्टार्टअप वाले लाइन में ही इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हाँ, स्टार्टअप्स की भी जो भी मतलब कंपनियां हैं, अब इंडिया की भी मैक्सिमम स्टार्टअप्स है ना, उसकी फंडिंग फॉरेन से आती थी, जर्मनी से आती थी, यूरोप से आती थी या अमेरिका से आती थी। तो हाँ, स्टार्टअप्स वर्ल्ड जो है, जो अभी अब इंडिया का टॉप 3 में स्टार्टअप्स था, कि जो स्टार्टअप इतना ज़्यादा यहाँ इंडिया में बढ़ रहा था, तो स्टार्टअप्स वाले सिचुएशन में तो क्या है कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगने वाला है। बट ऐसे नॉर्मली अभी तक कोई झटका लगने वाला खास वैसा सिचुएशन दिख नहीं रहा है। वैसा अगर सिचुएशन आएगा तो मैं मतलब एक नई वीडियो बनाऊंगा इस पर। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करते रहो भाई को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।